हे गाइस, वेलकम टू बैंकर्स ग्रेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप फाइनेंशियल न्यूज़ का डिस्कशन। और सबसे पहला न्यूज़ जो हमारे सामने है वो बेसिकली सहारा स्कैंडल को लेकर के है। हर किसी को इस स्कैंडल के बारे में पता है। तो बेसिकली केंद्र सरकार ने सहारा डिपॉजिटर्स की मदद करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा स्कैंडल को समझ लेते हैं कि ये था क्या एग्जैक्टली। उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे PDF प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल बता देती हूँ ताकि आपको ये न्यूज़ समझ में आए। सहारा स्कैम को वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड माना जाता है भारत के हिस्ट्री में। यहाँ पे सहारा ग्रुप ने क्या किया था, इनके द्वारा ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए जा रहे थे और इसके थ्रू ये लोग पैसा रेज कर रहे थे। 2008 से 2011 के दौरान सहारा के अंदर दो कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनके द्वारा 24,000 करोड़ रुपए मार्केट से कलेक्ट किए गए थे। 30 मिलियन इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था OFCD में। अब यहाँ पे ये दिक्कत नहीं था कि इस कंपनी के द्वारा जो ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होता है वो इशू किया जा रहा है। यहाँ पे दिक्कत ये था कि इनके द्वारा जो रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होता है वो ये लोग ले ही नहीं रहे थे। और ये बात जब सेबी को पता चली तो सेबी ने यहाँ पे बोला कि ना ही तो इनके द्वारा अप्रूवल लिया जा रहा है और ना ही तो इनके द्वारा जो इन्वेस्टर को एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वो ये दे रहे हैं। और उसके बाद सेबी ने कहा इनको कि आप अब जो OFCD है उसके थ्रू पैसा नहीं ले सकते हैं, उसको आप बंद कीजिए और आपने यहाँ पे इस डिबेंचर के थ्रू जितना भी पैसा लिया है उसको विद इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टर को लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये सहारा ग्रुप है, इन्होंने इस फैसले को पहले तो सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया। उसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के ऑर्डर को सही बताया और सहारा ग्रुप को यहाँ पे कहा कि आपने जितना भी पैसा लिया है वो सारा पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। तब यहाँ पे सहारा ग्रुप कहती है कि इनके द्वारा जो पैसा रेज किया गया था उसमें से इन्होंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पहले ही इन्वेस्टर को दे दिया है और बस एक बहुत छोटा सा अमाउंट बचा है जो इनको लौटाना है। लेकिन जब सहारा ग्रुप से यहाँ पे पूछा गया कि आपने किस तरीके से पैसा लौटाया, कुछ प्रूफ वगैरह दीजिए, तो ये यहाँ पे कुछ प्रूफ नहीं कर पाए। और इसके बाद फिर सहारा ग्रुप को लगातार जो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर मिलते रहे नियमों का पालन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सहारा ग्रुप अच्छे तरीके से उसको कंप्लाई नहीं कर पा रही थी। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और सेबी के द्वारा इस पूरे मामले को मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल जो है वो घोषित कर दिया गया। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो चेयरमैन थे सहारा ग्रुप के, सुब्रत रॉय, उनको यहाँ पे जेल भेज दिया गया। तो ये पूरा सहारा स्कैंडल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टर का जो पैसा है वो कैसे फंसा हुआ है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के अभी भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। तो यहाँ पे जो यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा CRCS सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो जो भी 10 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिटर्स हैं सहारा ग्रुप के, वो 45 दिनों में अपना पैसा वापस लेने के लिए क्लेम कर सकते हैं यहाँ पे। और बेसिकली ये जो सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहारा से भी रिफंड अकाउंट में जो 5,000 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं तो उस पैसे को यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये इनिशियल फेस है। इसके अंतर्गत जो रिफंड पोर्टल है उसके थ्रू जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 5,000 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। हालांकि एक डिपॉजिटर को यहाँ पे पहले फेस में सिर्फ 10,000 रुपये ही दिया जाएगा, लेकिन अगर ये पहल सही से काम कर जाता है तो जो बचे हुए डिपॉजिटर्स होंगे जिनका पैसा फंसा होगा 10,000 रुपये मिलने के बाद भी, तो वहाँ पे उनके लिए आगे से कुछ जो है फ्रेमवर्क वगैरह तय किया जाएगा। तो ये बेसिकली पहला न्यूज़ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे, अगर आप IBPS RRB स्केल 2-3, SBI CBO या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्केल 2-3 एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन सभी एग्जाम्स के लिए अलग अलग कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए यहाँ पे लाए हैं एक ऐसा ऑफर जहाँ पे आपको देने हैं सिर्फ 899 रुपीज़ और आपको इन सभी एग्जाम्स के कोर्सेज तक एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन ये जो ऑफर है ये सिर्फ वैलिड है 31 जुलाई तक। तो आपको इससे पहले हमारी जो वेबसाइट है बैंकर्स ग्रेड, वहाँ पे जाकर के परचेज कर लेना चाहिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा न्यूज़ है वो बेसिकली पेटीएम को लेकर के है।
पेटीएम के अंदर जो सॉफ्ट बैंक का स्टेक था उसको उन्होंने 2% से कम कर लिया है और ये उन्होंने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस के थ्रू किए हैं। ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, शेयर्स की जो बाइंग और सेलिंग होती है वो डायरेक्ट कंपनी से नहीं होती है। शेयर्स की बाइंग और सेलिंग जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स ट्रेड होते रहते हैं वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे जो सॉफ्ट बैंक है उन्होंने 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, तो इसमें से 2% स्टेक कम कर लिए हैं और इसके बदले उन्होंने $180 मिलियन से $200 मिलियन के बीच में जो है वो पैसे रिसीव किए हैं। अब देखिए ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बाद कहा जा रहा है कि जो सॉफ्ट बैंक है जो कि बेसिकली जापान की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उनका शेयर जो है, उनका स्टेक जो है वो पेटीएम के अंदर 9.15% हो गया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टेक 10% से नीचे गया है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो चीन की जो अलीबाबा है उसने भी 3.3% स्टेक अपना कम कर लिया था पेटीएम से। पेटीएम के बारे में यहाँ पे बात हुई है तो पेटीएम को फाउंड किया गया था 2010 में, इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। इसका हेडक्वार्टर आपको नोएडा उत्तर प्रदेश में मिलेगा और इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा न्यूज़ है वो बेसिकली आरबीआई के जुलाई बुलेटिन को लेकर के है। आरबीआई के जुलाई बुलेटिन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था इंडिया @100 और यहाँ पे कहा गया था कि अगर भारत 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है तो भारत का जो एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए वो 7.6% होना चाहिए। हालांकि आगे इस आर्टिकल में ये कहा गया कि ये टास्क इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा। भारत का जो अभी करंट लेवल है कैपिटल स्टॉक्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो लोगों का स्किल सेट है उसको लेकर के, अगर आप देखेंगे तो पिछले फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने 7.2% का जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड किया था। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में जो आरबीआई के द्वारा प्रोजेक्शन किया गया है वो 6.5% का है। इसके बाद यहाँ पे आर्टिकल में ये भी कहा गया कि 2047 तक अगर भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनना चाहता है तो इंडिया का जो पर कैपिटा जीडीपी होना चाहिए वो अभी के मुकाबले 8.8 टाइम्स ज़्यादा होने चाहिए। मतलब कि अभी कितना है, अभी यहाँ पे जो हमारा पर कैपिटा जीडीपी है वो $2500 है, तो ये बढ़ के कितना होना चाहिए, ये बढ़ के यहाँ पे $22,000 होना चाहिए, $22 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो आर्टिकल पब्लिश किया गया था वो बेसिकली जो ऑथर्स थे वो आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के थे। तो यहाँ पे जो आरबीआई है उन्होंने कहा है कि ये जो भी लिखा हुआ है, ये जो व्यूज़ एक्सप्रेस किया गया है ये इनके पर्सनल व्यूज़ हैं और इसको लेकर के आरबीआई कुछ नहीं कहती है। आई होप आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पता होगा कि हमारे देश में जो डेयरी फार्मर हैं, जो नॉर्मल किसान हैं, अगर उनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होता है तो उनको बैंक से लोन नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से उनको बैंक से लोन मिलता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया और बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के तहत जो है ये डेयरी फार्मर, इनके द्वारा जो मिल्क सप्लाई किया जा रहा है और उससे जुड़ा हुआ जो डेटा अवेलेबल है तो उसके आधार पर ये पता कर सकते हैं कि इनको कितना लोन मिल सकता है। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इनोवेशन हब है उनके द्वारा एक प्लेटफॉर्म को यहाँ पे तैयार किया गया है जिसके तहत जो डेयरी फार्मर्स हैं वो यहाँ पे पता कर सकते हैं कि जो इनके द्वारा मिल्क सप्लाई किया जा रहा है उसका जो डेटा अवेलेबल है उसके आधार पे कि इनको कितना लोन मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल किसान हैं तो उनके पास जो ज़मीन है जिसका रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट के पास है तो उसके आधार पे ये पता कर सकते हैं कि इनको कितना लोन मिल सकता है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, यहाँ पे इस इनिशिएटिव का नाम है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। बेसिकली ये एक ऐसी इनिशिएटिव है जो अभी तो सिर्फ जो फार्म और डेयरी लोन्स है उस तक सीमित है, उस तक के लिए है, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सपेंड किया जाएगा एजुकेशन लोन्स के लिए, एमएसएमईज के लिए और यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हीकल और पर्सनल लोन्स के लिए भी इसको एक्सपेंड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि 10 मिनट में जो है वो लोन सेक्शन हो जाता है। अब इससे पहले आरबीआई का जो सर्वे हुआ था उसमें ये पाया गया था कि जो नॉर्मल फार्म लोन्स है उनको लेने के लिए 2 से 4 सप्ताह लग जाता है और यहाँ पे जो टोटल लोन होता है उसका 6% लोन लेने में चले जाता है, इधर उधर के कॉस्ट में चले जाता है। तो यहाँ पे ये जो एक इनिशिएटिव शुरू की गई है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, तो ये काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव मानी जा रही है डेयरी फार्मर्स के लिए, नॉर्मल किसान के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सेबी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं प्रमोद राय जी, उनको IFSCA बोर्ड में अपॉइंट कर दिया गया है।
बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रमोद राय जी को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेबी के, उनको यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA के बोर्ड में एज अ मेंबर अपॉइंट किया है और ये यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं सुजीत प्रसाद जी को। IFSCA के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको कि इस्टेब्लिश किया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019 के तहत। और ये काम क्या करती है, ये यहाँ पे जो हमारे देश में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर हैं, जैसे कि अभी हमारे देश में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, गिफ्ट सिटी, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है। तो उसके अंदर जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको डेवलप करना, उसको रेगुलेट करना, यही काम है IFSCA का। आई होप आपको सभी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।